अटलांटिक महासागर के ऊपर हजारों फीट की ऊंचाई पर एक एयरबस A330 पूरी तरह सामान्य उड़ान भर रहा था। कॉकपिट में सब कुछ शांत था, यात्री गहरी नींद में थे और आसमान में सिर्फ अंधेरा था। लेकिन इसी अंधेरे में धीरे धीरे एक अदृश्य खतरा जन्म ले चुका था। एक ऐसी गलती जो जमीन पर हुई थी, लेकिन जिसका असर आसमान में दिखने वाला था। कुछ ही घंटों बाद यह सामान्य उड़ान बदलने वाली थी एविएशन इतिहास की सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक में, जहां दोनों इंजन बंद हो जाएंगे और सैकड़ों जिंदगियां एक पतली सी उम्मीद पर टिकी होंगी। यह है कहानी एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की। 24 अगस्त 2001 टोरंटो एयरपोर्ट। रात का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और रनवे पर हलचल आम दिनों जैसी थी। एयर ट्रांसैट की एयरबस A330 वहां खड़ी थी, अपने पंख फैलाए अगली उड़ान के लिए तैयार। इस विमान में 306 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे, जो आज एक सामान्य नियमित उड़ान की शुरुआत करने वाले थे। यह विमान टोरंटो से लिस्बन की ओर उड़ान भरने वाला था, करीब 7 घंटे की, जिसमें हर मिनट की तैयारी और हर संसाधन बेहद अहम था। यह विमान 1999 में बना था और इसमें 2 रोल्स रॉयस ट्रेंट 772 बी टर्बोफैन इंजन लगे थे, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए सक्षम बनाते थे। इसने अपनी पहली उड़ान 3 मई 1999 को भरी थी और तब से यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर यात्रियों को सुरक्षित ले जाता रहा था। एयर ट्रांसैट एक कनाडाई एयरलाइन थी, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यानी जब फ्लाइट 236 की यह घटना हुई, तब यह कंपनी करीब 14 साल पुरानी थी। पूरी तरह नई नहीं, लेकिन अभी भी अपने शुरुआती वर्षों में ही थी। उस समय तक एयर ट्रांसैट का रिकॉर्ड आमतौर पर सुरक्षित माना जाता था। कंपनी ने किसी बड़े हादसे या जानलेवा दुर्घटना का सामना नहीं किया था, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। विमान टेक ऑफ के लिए पूरी तरह तैयार था। 46,900 किलो फ्यूल इसके टैंक में भरा हुआ था। हर एक बूंद ईंधन इस लंबी दूरी की उड़ान के लिए बेहद अहम थी। क्रू और यात्री हर कोई अपनी जगह पर था, हर कोई अपने लक्ष्य की ओर उत्सुक था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सामान्य उड़ान उनकी जिंदगी की सबसे चुनौतीपूर्ण उड़ान में बदलने वाली थी। इस विमान के कमांडर थे रॉबर्ट पिशे, जिनकी उम्र लगभग 48 वर्ष थी। उन्होंने एयर ट्रांसैट में 11 मार्च 1996 को काम शुरू किया था। उनके पास कुल 16,800 घंटे का उड़ान अनुभव था, जिसमें एयरबस A330 जैसे इस प्रकार के विमान पर 796 घंटे शामिल थे। इस विमान के सह पायलट थे डिर्क डे जागर, जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी। उनके पास कुल 4,800 घंटे का उड़ान अनुभव था, जिसमें इस प्रकार के विमान पर 386 घंटे शामिल थे। टेक ऑफ से पहले कैप्टन और सह पायलट ने विमान का पूरा प्री फ्लाइट चेक किया। इस चेक में शामिल था इंजन, फ्यूल, हाइड्रोलिक सिस्टम और सभी आवश्यक उपकरण। इन सभी की जांच की गई और टेक ऑफ से पहले विमान में कोई भी गंभीर तकनीकी समस्या नहीं पाई गई। टेक ऑफ क्लीयरेंस मिलने के बाद विमान ने लगभग रात के 9 बजे उड़ान भरी। इंजन की ताकत बढ़ाई गई। विमान रनवे पर तेजी से दौड़ा और कुछ ही सेकंड में हवा में उठ गया। लैंडिंग गियर अंदर खींच लिया गया और विमान अंधेरे आसमान की ओर चढ़ने लगा। यह विमान पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड था, जिसमें ऑटो पायलट और फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद थे। हालांकि पायलट लगातार इसकी निगरानी कर रहे थे और किसी भी इमरजेंसी में मैनुअल कंट्रोल संभाल सकते थे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार जैसे ही विमान SOP पॉइंट पर पहुंचा, क्रू ने पहला नेविगेशन चेक 50 डिग्री वेस्ट पर किया। इसमें उन्होंने नेविगेशन और दिशा, ऑल्टीट्यूड और क्रूज लेवल, फ्यूल और इमरजेंसी रिजर्व, इंजन और सिस्टम्स की स्थिति सब कुछ वेरीफाई किया। इसके बाद क्रू ने दूसरा चेक लगभग 40 डिग्री वेस्ट पर पूरा किया, ताकि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित बनी रहे। समय था रात के लगभग 1 बजे। उड़ान भरने के करीब 4 घंटे बाद विमान 30 डिग्री वेस्ट को पार कर रहा था। इस पॉइंट पर क्रू को SOP चेकलिस्ट फिर से पूरी करनी थी। तब कैप्टन ने को पायलट से कहा, हम 30 डिग्री वेस्ट पर हैं, कृपया फ्यूल चेक करें। को पायलट ने सिस्टम की जांच की और जवाब दिया, कैप्टन, विमान में फ्यूल 21.6 टन है। यह अपेक्षित मूल्य के 1% के भीतर है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विमान के अंदर बहुत पहले से एक विनाशकारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब तक सब कुछ शांत और सामान्य दिख रहा था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। यात्री अपनी सीटों पर सो रहे थे और कैप्टन तथा को पायलट अपने अनुभव और सिस्टम पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 6 मिनट बाद लगभग 1:06 पर को पायलट ने अचानक ध्यान दिया कि इंजन नंबर 2 यानी राइट इंजन में कुछ असामान्य रीडिंग्स दिखाई दे रही हैं। इंजन में ऑयल प्रेशर असामान्य रूप से बहुत ज्यादा था, जबकि ऑयल क्वांटिटी बेहद कम दिखाई दे रही थी। साथ ही ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट कर रहा था। यह संकेत किसी भी अनुभवी पायलट के लिए एक गंभीर चेतावनी थे।
इस तरह का एरर कैप्टन और को पायलट ने अपने पूरे करियर में पहली बार देखा था। हल्की घबराहट के बावजूद उन्होंने तुरंत ग्राउंड मेंटेनेंस टीम से संपर्क किया और इंजन की समस्या के बारे में बताया। लेकिन बदकिस्मती से मेंटेनेंस टीम को भी इस विशेष समस्या की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पायलटों को सलाह दी, ऑयल लेवल को मॉनिटर करते रहे, हम थोड़ी ही देर में आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। इसी बीच राइट इंजन में ऑयल की फॉल्टी रीडिंग्स जारी रहीं, लेकिन विमान के बाकी सभी सिस्टम्स अब भी सामान्य रूप से काम कर रहे थे। कैप्टन और को पायलट ने यह देखकर थोड़ी राहत महसूस की और सोचा कि शायद यह किसी फॉल्टी सेंसर की वजह से गलत रीडिंग्स दिखा रहा है। यही सोचकर उन्होंने विमान को वर्तमान स्थिति में उड़ाते रहने का निर्णय लिया। लेकिन उस निर्णय के पीछे छिपा खतरा, जिसका उन्हें अभी तक कोई अंदाजा नहीं था, धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। अब आगे की कहानी समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इस फ्लाइट का फ्यूल सिस्टम कैसे काम करता है। एयरबस A330 विमान अपने पंखों में ईंधन रखता है। बाएं पंख में एक टैंक होता है जो बाएं इंजन को फ्यूल देता है और दाएं पंख का टैंक दाएं इंजन को चलाता है। इसके अलावा विमान के पीछे एक ट्रिम टैंक भी होता है। इस ट्रिम टैंक का मुख्य उद्देश्य होता है हर समय विमान के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को संतुलित रखना। जैसे जैसे उड़ान के दौरान ईंधन की खपत होती है, पंखों के पास का वजन कम होने लगता है, जिससे विमान का पिछला हिस्सा भारी हो जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की ओर खिसकने लगता है। जब ऐसा होता है तो एयरक्राफ्ट का कंप्यूटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखने के लिए ट्रिम टैंक से विंग टैंक्स में ईंधन ट्रांसफर करता है। इस प्रक्रिया के दौरान पायलट की स्क्रीन पर ट्रिम टैंक ट्रांसफर का संदेश दिखाई देता है। यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य होती है और लगभग हर उड़ान में होती है। लेकिन इस उड़ान में कुछ अलग हो रहा था। जब पायलट और क्रू असामान्य फ्यूल रीडिंग्स की जांच कर रहे थे, उसी समय ट्रिम टैंक ट्रांसफर सिस्टम अपने आप सक्रिय हो गया। यह सिस्टम ट्रिम टैंक से बचा हुआ ईंधन बाएं और दाएं विंग टैंक्स में ट्रांसफर करने लगा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी संतुलित रहे। इस दौरान कॉकपिट में ट्रिम टैंक ट्रांसफर का मैसेज लगातार दिखाई दे रहा था। क्रू ने इसे देखा और सोचा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन पायलट यह समझ नहीं पाए कि यह ट्रांसफर उस समय हो रहा था जबकि इसे लगभग 1 घंटे बाद शुरू होना चाहिए था। दोनों पायलटों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह जल्दी शुरू हुआ ट्रांसफर एक गंभीर समस्या का संकेत था। असल में विमान के राइट इंजन से धीरे धीरे फ्यूल लीक हो रहा था, लेकिन उस समय तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर इस विशाल विमान के पंखों के नीचे एक विनाशकारी घटना धीरे धीरे आकार ले रही थी। इस फ्यूल लीक की असली वजह 1 हफ्ते पुरानी गलती थी। इस उड़ान से करीब 1 सप्ताह पहले मेंटेनेंस कर्मचारियों ने राइट इंजन में कुछ तकनीकी समस्याएं पाई थीं, इसलिए पुराने इंजन को हटाकर एक अलग इंजन लगाया गया। लेकिन जो इंजन लगाया गया वह इस विमान के मॉडल का एग्जैक्ट वेरिएंट नहीं था। उसमें छोटे छोटे अंतर थे और इसी वजह से फ्यूल ट्यूब और हाइड्रोलिक पाइपिंग सही तरीके से फिट नहीं हो पा रही थी। लेकिन मेंटेनेंस टीम ने उसे किसी तरह फोर्सफुली फिट कर दिया ताकि विमान को जल्द से जल्द उड़ान के लिए तैयार किया जा सके। इंजन को टेस्ट किया गया था और सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह छोटी सी फिटिंग गलती सिर्फ 1 हफ्ते बाद हजारों फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ते इस विमान के लिए एक विनाश में बदल जाएगी। वह इंजन अब उसी जगह लगा था जहां से इस समय धीरे धीरे ईंधन रिस रहा था और किसी को इसका एहसास तक नहीं था। ईंधन को लीक होते हुए लगभग 30 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखने के लिए ट्रिम टैंक सिस्टम लगातार स्वचालित रूप से ईंधन ट्रांसफर कर रहा था। इसी वजह से पायलटों को किसी भी फ्यूल लीकेज का अंदाजा नहीं हुआ। सभी सिस्टम सामान्य दिख रहे थे और हर अलार्म शांत था। पायलटों का अगला मैनुअल फ्यूल चेक 20 डिग्री वेस्ट पर किया जाना था, जो अभी भी करीब 20 मिनट की दूरी पर था। लेकिन तब तक लीक की वजह से राइट टैंक का फ्यूल बाएं टैंक की तुलना में तेजी से घट रहा था। विमान धीरे धीरे अपना फ्यूल बैलेंस खो रहा था। फिर जब अंतिम ट्रिम टैंक ट्रांसफर हुआ तो सिस्टम ने बचा हुआ सारा फ्यूल राइट टैंक में भेज दिया। इससे ट्रिम टैंक पूरी तरह खाली हो गया और अब राइट टैंक में जो भी फ्यूल बचा था वह लगातार रिस रहा था। समय था लगभग 1:33। तभी कॉकपिट की ECAM स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, फ्यूल इम्बैलेंस। अब दोनों पायलटों को समझ में आया कि बाएं और दाएं टैंक में ईंधन की मात्रा बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में फ्यूल लीक का ख्याल तक नहीं आया। उन्होंने सोचा शायद यह कंप्यूटर का सेंसर एरर है या राइट इंजन कुछ ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में संभव होता है। इसी सोच के साथ कैप्टन ने एक निर्णय लिया। उन्होंने क्रॉसफीड वाल्व खोल दिया ताकि बाएं टैंक का फ्यूल दाएं टैंक में पहुंच सके। कुछ ही देर में दोनों पंखों के फ्यूल लेवल फिर से बराबर दिखाई देने लगे, लेकिन असल में यह फैसला स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना रहा था।
सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि कॉकपिट में लो फ्यूल की वार्निंग गूंज उठी। ये वह चेतावनी थी जिसे कोई भी पायलट कभी सुनना नहीं चाहता, वो भी तब जब विमान यात्रियों से भरा हो और नीचे सिर्फ अंतहीन समंदर फैला हो। कैप्टन ने तुरंत इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डाली। दाहिनी विंग का फ्यूल फिर से तेजी से घट चुका था। अब दोनों विंग्स में इतना फ्यूल नहीं बचा था कि विमान लिस्बन तक पहुंच सके। स्थिति अब बेहद गंभीर हो चुकी थी। बीच समंदर में डाइवर्ट करने के विकल्प बहुत सीमित थे। उनके पास अब बस एक ही उम्मीद थी, एज़ोर्स आइलैंड्स। कैप्टन ने तुरंत सेंटा मरिया एटीसी से संपर्क किया और कहा, फ्यूल शॉर्टेज, रिक्वेस्ट इमरजेंसी लैंडिंग एट एज़ोर्स। लेकिन असली डर यह था, क्या वे वहां तक पहुंच भी पाएंगे या फिर उन्हें इस ठंडी अंधेरी रात में समुद्र के ऊपर ही उतरना पड़ेगा। विमान में अब सिर्फ लगभग 7000 किलो फ्यूल बचा था और यह भी तेजी से घट रहा था। कैप्टन ने तुरंत कैबिन क्रू को निर्देश दिया कि वे खिड़कियों से इंजन्स और विंग्स की जांच करें। दिन के समय फ्यूल लीक आसानी से दिखाई दे सकता था, लेकिन आधी रात के अंधेरे में इसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। हर 5 मिनट में करीब 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब कोई शक नहीं रहा, विमान में कहीं न कहीं से तेजी से ईंधन लीक हो रहा था। कुछ ही देर में फ्यूल और घटकर 4800 किलो रह गया, जो कि उनके हिसाब से कम 12000 किलो कम था। स्थिति अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही थी। स्थिति अब पूरी तरह क्रिटिकल हो चुकी थी। लगभग 10 मिनट बाद जब विमान अज़ोर्स आइलैंड से करीब 250 किलोमीटर दूर था, तभी दाहिना इंजन अचानक बंद हो गया। सिर्फ 2 मिनट बाद फ्यूल और घटकर लगभग 600 किलो रह गया। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत एटीसी को कॉल किया। मैडे मैडे, एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 ईटॉप्स 180 सर्टिफाइड था, यानी यह विमान एक इंजन पर 180 मिनट तक उड़ सकता था। इसलिए पायलटों को अब भी उम्मीद थी कि वे एक इंजन के सहारे विमान को सुरक्षित लैंड करा सकते हैं। लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जब विमान रनवे से लगभग 120 किलोमीटर दूर था, तभी दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब विमान के दोनों इंजन बंद हो चुके थे और उसी के साथ पूरा एयरक्राफ्ट अंधेरे में डूब गया, क्योंकि इंजन्स ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को पावर देते थे। लेकिन खुशकिस्मती से राम एयर टरबाइन R8 एक्टिवेट हो गया। इसने थोड़ी सी बिजली उत्पन्न की, इतनी कि कॉकपिट के जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स अब भी काम कर रहे थे। विमान अभी भी एयरपोर्ट से करीब 110 किलोमीटर दूर था और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर था। कैप्टन को यह पूरी दूरी केवल ग्लाइडिंग करके पार करनी थी। अगर विमान एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचता तो उन्हें समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती। इसीलिए केबिन क्रू ने यात्रियों को वाटर लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन कॉकपिट में पायलट लगातार गणना कर रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि समुद्र में उतरने से पहले उनके पास लगभग 15 से 20 मिनट का समय बचा था। कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और रनवे की लाइट्स को लगातार फ्लैश करने के लिए कहा। समय था लगभग रात के 2:31। उस समय विमान रनवे से करीब 8 मील दूर था और ऊंचाई लगभग 13,000 फीट थी। यह ऊंचाई बहुत अधिक थी, इसलिए पायलटों ने निर्णय लिया कि विमान को 360 डिग्री में घुमाया जाए ताकि ऊंचाई कम की जा सके और दूरी को सही तरीके से एडजस्ट किया जा सके। लेकिन अगर इस घुमाव में जरा सी भी गलती होती तो विमान सीधे अटलांटिक महासागर में गिर सकता था। फिर भी उन्होंने यह मैनूवर किया। जब 360 डिग्री का चक्कर पूरा हुआ तो दूरी लगभग वही रही, लेकिन ऊंचाई में लगभग 5000 फीट की कमी आ चुकी थी। अब ऊंचाई कुछ हद तक नियंत्रित थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि विमान दोबारा 360 डिग्री का चक्कर लगा सके। इसलिए कैप्टन ने एस टर्न मैन्यूवर लिया ताकि रनवे की दूरी बढ़ाई जा सके और ऊंचाई को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सके। अब विमान रनवे से बस कुछ ही किलोमीटर दूर था। कैप्टन के पास अब सिर्फ एक ही मौका था, कोई दूसरा प्रयास संभव नहीं था। यह उनके पूरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण लैंडिंग थी। कुछ ही सेकंड बाद विमान रनवे से जोरदार झटके के साथ टकराया। लैंडिंग इतनी हार्ड थी कि 12 में से 8 टायर तुरंत फट गए। विमान को रोकने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन आखिरकार वह रुक गया। जैसे ही विमान रुका, लैंडिंग गियर में आग लग गई। लेकिन एयरपोर्ट की इमरजेंसी टीम पहले से तैयार थी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया। एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 अब एविएशन इतिहास में दर्ज हो चुका था। एक ऐसा विमान जिसने बिना इंजन के सबसे लंबी दूरी तक ग्लाइड किया। विमान में मौजूद 306 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 14 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स को हल्की चोटें आईं। कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। अंतिम रिपोर्ट में पाया गया कि इस घटना का मुख्य कारण था एयर ट्रांसैट के रखरखाव कर्मचारियों द्वारा गलत मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस और पायलटों द्वारा यह पहचान न पाना कि फ्यूल लीक वास्तव में मौजूद था। शुरुआत में क्रू को हीरो कहा गया, लेकिन कुछ समय बाद सवाल उठने लगे। क्या इस फ्यूल लीकेज का पता पहले लगाया जा सकता था? क्या कोई चेतावनी अनदेखी रह गई थी? जांच रिपोर्ट ने माना कि क्रू फ्यूल लीक को पहचान नहीं पाया।
लेकिन जब दोनों इंजन बंद हो गए, उसके बाद जिस तरह उन्होंने विमान को संभाला वह वास्तव में असाधारण था। कैप्टन रॉबर्ट पिचे और फर्स्ट ऑफिसर डिर्क द जागर को उनकी बहादुरी और कंट्रोल के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही असली घटनाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और अगर आप नहीं चाहते कि आप ऐसी किसी अगली कहानी को मिस करें तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।